आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार। आज हम फील्ड से जो है जीबीपन के मुद्दे को लेके आए हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि हमने देखा है जीबीपन में काफ़ी वैकेंसीज है, पर जो वैकेंसी जो है फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो मैं चाहूँगा हमारे रेस्पेक्टेड हेल्थ सेक्रेटरी साहब, हेल्थ डीएचएस के डायरेक्टर और हमारे कि एनएम्स में अभी फ़िलहाल तो डायरेक्टर है ही नहीं, तो मैं ये सवाल हमारा डॉक्टर एम के शाह साहब से पूछूंगा कि सर एवं मैडम, मुझे ये बताइएगा आप कि जीबी पंत हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो एंटायर हॉस्पिटल वार्ड ये सब को देखता है, पर हाल में ही हमें पता चला है कि एक पोस्ट क्रिएट किया गया है मैनेजर, और ये मैनेजर पोस्ट जो क्रिएट करके ये सेम काम कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर के। तो मुझे ये डिफरेंस बिटवीन दिस मैनेजर एंड मेडिकल ऑफिसर का ये जो पोस्ट है थोड़ा कृपया करके हम सबको थोड़ा बताइए या समझाइए कि ये क्या ज़रूरत पड़ी है एक पोस्ट क्रिएट करने का मैनेजर का। हमारे बच्चे आइलैंडर्स काफ़ी लंबे समय से घूम रहे हैं जॉब्स के लिए, पर वो उनको जॉब नहीं मिलती है। पर ये कैसा पोस्ट क्रिएट कराना, ये मुझे समझ में नहीं आया। जब पोस्ट आप क्रिएट करा के कुछ भी पोस्ट दे सकते हैं तो हमारे बच्चे लोग के लिए भी कुछ कर दीजिए ना, कुछ ऐसा कुछ क्रिएशन करिए ताकि उनको पोस्ट मिल जाए, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। दूसरी चीज़, ये मेरा फिर से हमारा डॉक्टर एम के शाह साहब मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर जीएच से डायरेक्टर डीएचएस से है कि अभी ड्रेसिंग में हमें ये पता चला है न्यू अपॉइंटेड 11 लोग हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 जीबी पंत हॉस्पिटल में ही है, बाकी तो बाहर भेज दिए गए जैसा पीएचसी वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जो है सीनियर वार्ड बॉय ऑब्लिक अटेंडेंट 12 साल से ड्रेसिंग का काम करते आए हैं, मगर इन लोगों को पोस्ट नहीं दिया गया। आप न्यू अपॉइंटमेंट कर लिए और ना ही इनको प्रमोशन दिया गया। ऐसा क्यों? ये दूसरा सवाल आप लोग से। तीसरा, एमटीएस का जो अभी हाल में एग्ज़ाम हुआ, इसमें से भी कई बच्चों लोगों को लिया गया जीबीपन में, और 19 लोगों को भी लिया गया। कुल मिलाकर 130 प्लस पोस्ट लिया गया। ये सब किधर है? 130 तो बहुत ज़्यादा है, ये किधर है? इन लोग को वार्ड बॉय का पोस्ट में लिया गया था। जब हम पता करा तो पता चला ये वार्ड बॉय का नाम से लेके इनको कोई अपना ऑफिस में रखा हुआ है।
और कोई दूसरा जगह पे। ये क्या है? जो काम के लिए लिया गया है उनको आप वो काम दीजिए ना। ऑलरेडी आप देखिए जीबी पंत में हर एक वार्ड में लंबा समय से वार्ड बॉय का शॉर्टेज चल रहा है। एक एक वार्ड में 3 यूनिट है, वार्ड बॉय 1 है। तो आप जब इतने सारे वार्ड बॉय लिए हैं तो वो किधर है? तीसरा चीज़, मैं लास्ट इंटरव्यू में बोला था, एक व्हील चेयर पुशर करके एक पोस्ट होती है जो कि हमारे जीबी पंत की ऑब्लिक एनएम्स के ही एक ऑफिसर ने कहा कि ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, मगर स्ट्रेचर बैरियर करके होती है और इसकी 4 पोस्ट है और हमने ये अपॉइंट भी किया है। और ये लोग जो है जब पेशेंट नहीं रहती है तो ये दूसरा काम भी करते हैं, ड्यूअल काम वार्ड बॉय की। तो जब स्ट्रेचर बैरियर करके पद है तो आप ये पद में डायरेक्टली क्यों नहीं अपॉइंट करते हो? ऑलरेडी वार्ड बॉय शॉर्टेज है, आप वार्ड बॉय से ये काम क्यों कराते हो? और आप सबने देखा होगा कि कोई भी व्हील चेयर में जाता है एक्सेप्ट एम्बुलेंस, वो खुद अपना पेशेंट को धक्का मार के लेके जाता है, जैसा कि आधार कार्ड जमा करो या फ़ोन जमा करो। जब हमारे मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ये कहना है कि स्ट्रेचर बैरियर पोस्ट है तो आप उनको रखिए। क्यों आप आधार कार्ड और फ़ोन नंबर लेते हो? मत लीजिए। आपका मेन वार्ड से तो आपको कैजुअलिटी तक तो लेके जाना है, वहाँ से जो भी वार्ड में एडमिट होगा वो आके लेके चले जाएंगे। तो ये पोस्ट के भी बारे में थोड़ा मुझे बताइए। चौथी चीज़, हर वार्ड में ये देखा गया है सफाई वाला है, पर कोई वार्ड में 1 है या कोई वार्ड में 2 है या 3। उनमें से 2 जो है आउटसोर्सर है। रूल के मुताबिक आउटसोर्स वाला वार्ड के अंदर काम नहीं कर सकता है। यदि वो काम आप कराते हो, अच्छी बात है, साफ़ सफाई की काम कराते हो, तो जो उनका बाहर का भी काम है, वेरेंडा वगैरह जैसा है, तो आप उसमें भी काम कराइए ना। आप वो क्यों नहीं कराते हो? तो ये है मेरा कुछ सवाल हमारा जीबी पंत के हाई ऑफिसर से। और 5वां सवाल तो मेरा ये है, जब आपसे पूछा गया था कि ब्लड यूनिट, टेस्टिंग ब्लड यूनिट 4 दिन से क्यों बंद है, तो आपने उस पर कुछ जवाब नहीं दे के आप HIV में जवाब दे दिए। आप मुझे बताइए ना, जहाँ टेस्ट होता है ब्लड का, ब्लड यूनिट बोला जाता है, 4 दिन से बंद है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया जो कि आपको बंद करना पड़ा? यदि उनका कैंप था या ट्रेनिंग था, जो भी था, आप सब्स्टिट्यूट रखते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो मेरा आज बहुत ही शांत व्यवहार से मैं आपके सामने ये 5-6 सवाल रखा हूँ और आप ही ने ये सब चीज़ का जवाब दिया कि भैया व्हील चेयर नहीं होता, आपका स्ट्रेचर बैरियर होती है और ब्लड यूनिट जो टेस्टिंग यूनिट है उनका तो जवाब नहीं दिया। और मैंने जैसा ड्रेसर के बारे में कहा, जो 12-12 साल से काम कर रहे हैं, जो वार्ड बॉय है, आप उनको ना वो पोस्ट दे के आप न्यू अपॉइंट 11 करा दिए। वार्ड बॉय ऑलरेडी शॉर्टेज चल रहा है, आप उनसे स्ट्रेचर बैरर का काम करा रहे हैं, जबकि वो पोस्ट आपको फिलअप करना है। वो पोस्ट है जिससे कि हमारे लोग को नौकरी भी मिलेगी, इनको प्रमोशन मिलेगी। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, इसका ऊपर आप ध्यान दीजिए और जो मैं 5-6 पॉइंट रखा हूँ आप इस पर गौर करिए और जितना हो सके आप हमारे हॉस्पिटल में सहयोग कीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो 5-6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अंडमान का मैं रखना चाहता हूँ आप लोगों को सामने में। तो सबसे पहला जो है पॉइंट ये है कि अंडमान में ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अननोन है, जिनको जो काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका देख रेख करने वाला अंडमान में कोई नहीं।
उनका हम लोग देख रेख करते हैं। उनमें से जैसे मान लीजिए 8 से 9 पेशेंट थे जिनको हम लोगों ने, कुछ लोगों को हम लोगों ने डिस्चार्ज करवा के यहाँ वहाँ भिजवा दिया। 4 पेशेंट एडमिट थे हॉस्पिटल में, जिनका नाम था मिस्टर अहमद, जिनको 23 अप्रैल को मैं खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद ना तो उसको कोई देखने आया, उसका ट्रीटमेंट कराना, उसका देख रेख करना हम लोग करते थे। उसको डिस्चार्ज होकर 5 महीना से ज़्यादा हो गया, मेडिकल में पड़ा हुआ। बहुत बार बहुत सारे लोगों को, उनका जो एसोसिएशन है, उनका जो केरला एसोसिएशन, मलयाली एसोसिएशन, जितना मस्जिद कमेटी वाले, सबको इन्फॉर्म किया गया। काफ़ी लोग आके देखे, सब आके देखे, सबको सिर्फ इतना बताया गया। मैं खुद और मेरे साथ में अंशुमन भाई थे, हम लोग गए थे, नितिन सकिया सर के पास में गए थे। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया तो बोले कि आप लोग उनका पेशेंट के बारे में, उनका ऐसा है एक्चुअली कि हम लोग शिफ्टिंग करने टाइम में हम लोग को 2 चीज़ देना पड़ता है। सबसे पहला देना पड़ता है उनका एक आई कार्ड, आधार कार्ड, मतलब कोई आई कार्ड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, इनका नाम ये है और ये कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर, उनको जो है हम लोग को ये श्योरिटी रहना चाहिए कि बिना श्योरिटी का तो कोई होगा, माई चांस उनको कुछ हो गया तो उसको किसी को हैंड ओवर करना है, तो श्योरिटी अंडमान में श्योरिटी है। तो वो 2 तो हम लोग उनको जानता नहीं है, तो हम लोग कैसे लेगा। तो हम लोग सर को बोले थे, तो हम लोग इसके वजह से अंडमान में बहुत दिन घुमा, कई लोगों को बुलाया गया। उसके बाद मैं काफ़ी लोगों का मैं नाम नहीं, उसके बाद मैंने मरियम बीवी मैडम को कॉन्टेक्ट किया। मरियम बीवी मैडम आई हैं, उसके बाद वो भी थोड़ा दिन भागा दौड़ी करने पर 4 तारीख के दिन में हम लोग गए थे। 1 तारीख को हम लोगों को प्रधान का लेटर मिला है, बम्बू फ्लैट प्रधान का, आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं। उसमें ये बताया गया है कि अहमद को हम लोग जानता है, बम्बू फ्लैट पर रहता है, आप लोग इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद मैं, मेरे साथ में मरियम बीवी मैडम, हम लोग गए थे सर के पास में, सोशल वेलफेयर बोर्ड में लेटर दिया है। लेटर है 4 तारीख 11 महीने का, लेटर कॉपी भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। जाने के बाद में हम लोग उनके पास भी है, उनको पूरा डिटेल बताया कि सर ऐसा ऐसा है, 4 पेशेंट एडमिट है। तब तक वो चारों पेशेंट जिंदा अलाइव थे, तो उनको चारों को शिफ्ट करना है। बताने के बाद में सर बोला ठीक है, उनके सारे डिटेल लेके हम लोग सब कुछ करवा के रख दिए। उसके बाद जब सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हम लोग को आयरन मैडम, वहाँ जो CDPO उनकी तरफ से खबर आता है कि सर हमारे पास में जो पुराना जो सोशल ओल्ड एज होम है उसका कैपेसिटी 25 है और अभी हमारे पास में 37 है, जिसमें अभी फ़िलहाल 2 लोगों का डेथ हो गया, अभी 35 है। अभी एक हफ्ता पहले एक का डेथ हुआ था, कल एक केशवन नाम का एक आदमी, उसका भी डेथ हो गया, तो अभी 35 है। तो सर पहले से ओवर क्राउडेड है, तो हम लोग उनको कहाँ रखेंगे। तो भी मैं बताया था कि उसको थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ को एक्सटेंड करके, मेरा ई साहब से भी मैं रिक्वेस्ट किया था, तो बोले कि हम आपको शेड बना के दे देंगे, फ़ैन लगा के दे देंगे, लाइट लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि स्टाफ नहीं। अभी अंदर वाले ओल्ड एज उनके लिए स्टाफ है, बाहर अगर हम लोग रखा जाए तो उनके लिए हम लोगों को एक सिक्योरिटी गार्ड देना है, एक केयर टेकर देना है, एक सफाई वाला देना है, तो वो स्टाफ कहाँ से लाया जाएगा। तो वो स्टाफ हम लोग के पास में नहीं है। वो स्टाफ अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद मैं गया MS सर के पास में। MS सर को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद MS सर मेरे को बोले कि हम लोग हॉस्पिटल में TV वार्ड के सामने में एक सेट बना के इनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास सफाई वाला है, हमारे पास सिक्योरिटी, उनको देख रेख है। वो बोलने के बाद में सर के पास गया, वो पता नहीं अंदर में क्या खिचड़ी पका नहीं मालूम, मेरे को बुला के बोला गया कि हम लोग नहीं कर सकते, मेडिकल कैंपस के अंदर हम लोग इनको नहीं रख सकते, आप इनको बाहर लेके जाइए। अब बताइए मेरे को, ये जो पेशेंट है जो अननोन है, जिनका आगे पीछे उनको हम लोग कहाँ लेके जाएगा। ओल्ड एज होम फुल है, जितना भी आश्रम धर्मशाला सब फुल है, और जो मेडिकल वाले भी रखने नहीं, तो ये पेशेंट को हम लोग कहाँ लेके जाएगा। हम लोग अपना घर तो लेके नहीं जा सकते। हम लोग क्या है, अपना तरफ से जो मदद होता है, उनको खाना प्रोवाइड करना, कपड़ा प्रोवाइड होना, इनका मेडिकल फैसिलिटी जो कुछ चाहिए, मतलब आप A to Z प्रोवाइड करना हम लोग करते हैं। खाली मैं नहीं करता, जो भी लोग आते हैं, जो अंडमान में बहुत सारे अच्छे लोग आके देखते हैं कि भूखा बैठा हुआ, उनको कुछ खाना दे के चले गए, पानी दे के चले गए, कपड़ा दे के चले, बहुत सारे अच्छे लोग जो आके मदद करते हैं। तो मेरा इसके बाद हम लोग सब आवाज़ उठाने के बाद मैं काफ़ी MS सर के पास गए, DHS मैडम के पास गए, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से मिले। उसके बाद लास्टली हम लोग 20/11 को DC सर के पास गए थे, अंशुमन भाई के, तो हम लोग गए। तो DC सर को हम लोगों ने ये लेटर लिखा था, डिस्चार्ज पेशेंट जो है मेडिकल छोड़ नहीं सकते, तो कुछ ऐसा जगह के बात है। तो उसमें एक अहमद है, मिस्टर अहमद बोल के, जो अप्रैल 23 से अभी तक पड़ा हुआ है न्यू मेडिकल वार्ड नंबर 1 में, बेड नंबर 13। ना तो उसको कोई लेने आ रहा है, ना उसको कोई शिफ्ट कर रहा है। सेकंड नंबर मिस्टर दिलीप देवनाथ थे, जो न्यू मेडिकल 2 में थे, वो भी बेड नंबर 13 में। तो जो लास्ट में इसलिए रखता है कि बदबू आता है, कपड़ा चेंज नहीं करते, उनको लास्ट बेड नंबर। उनका अभी कुछ दिन पहले डेथ हो गई, अभी वो भी मर्चुरी में पड़े हुए। तीसरा नाम था राजा राव बोल के, ये 1.5 साल से मेडिकल में पड़ा हुआ है, इनका भी आगे पीछे कोई नहीं है। तो ये है मैगेट पेशेंट। अब इसको क्या है, एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रेसिंग कराना पड़ता, तो ये मेडिकल का चक्कर लगाते रहता, ना तो उसको एडमिट कर पाते,
ना उसको कहीं हम लोग शिफ्ट कर सकते। अगर कहीं शिफ्ट करने से भी इसके लिए हम लोग को मेडिसिन प्रोवाइड करना, इसको हम लोग देख रेख करना, इसको एक दिन छोड़ के एक दिन उसका ड्रेसिंग कराना। अगर हम मान लीजिए हम लोग इसको ओल्ड एज होम में रखेंगे भी तो वहाँ हम लोग एक अलग से स्टाफ देना पड़ेगा कि इनको ड्रेसिंग कराने, एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रेसिंग कराने लेके जाने की। अगर ड्रेसिंग नहीं कराया जाए तो मैगट पेशेंट है, बदबू आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह और एक पेशेंट है मिस्टर काशीनाथ जो थे, मिस्टर काशीनाथ। अब मैं इतना बताऊंगा कि वो आदमी के बारे में बहुत सीधा, बहुत क्वाइट नेचर का आदमी था मिस्टर काशीनाथ, जो तमिल है, जो इंग्लिश बात करते थे। मैं उनसे कम से कम 5 से 6 बार बात किया है। तो जब भी मैं उसके पास जाता था तो उससे बात करता तो इंग्लिश में बात करते थे। उनसे पूछता सर ये हैड यूर डिनर और लंच करके मैं पूछता था यस सर आया। आई डोंट, मैं कभी बोलता था सुन रहा हूँ सर, कभी बोलता था हाँ यस सर, कभी जब मेरे को नो सर बोलता था सर आई डू नॉट हैव इट सर बट आई एम ओके। मतलब वो इस तरह बोलता था कि हम नहीं खाया मगर हम ठीक है। अभी क्या हुआ, जब उसको 2 तारीख 11वां महीना को एडमिट किया वार्ड में एडमिट करने के बाद में उसको लास्ट में रखा हुआ था बाथरूम के पास में। लास्ट उसको बेड में नहीं दिया था, नीचे जो पेपर वाला गद्दा बना के रखा उसमें सुला के रखा हुआ था। सुला के रखने के बाद में वहाँ जो अगल बगल के जो 6 बेड है वो इतना परेशान करके रखे थे। रात को 9:30-10 बजे कॉल आता है कि सर ये पेशेंट को यहाँ सुला के रखा है, हम लोग को बदबू आता है। अरे पेशेंट को वार्ड में नहीं सुलाएगा तो क्या, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग बाहर जाकर इलाज कराइए ना, आप लोग को जीवन में इलाज करना है। उसके बाद आप लोगों को बदबू आने से हम लोग क्या करेंगे। उनका पेशेंट का कंप्लेंट आया, वो पेशेंट को रात के अंदर में शिफ्ट करके सामने रैम में सुला दिया। सबसे बड़ा गलत काम ये किया। उनको आप लोग वार्ड से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उनको जब आपका वो है उनको आप नीचे ऑर्थोपेडिक वार्ड के सामने में जो रैम्प है तो रैम में सुला दिए। वो अच्छा जगह था, मान लीजिए चलिए अच्छा जगह था, तो कम से कम रैम में था तो वहाँ से जो खाने का जो ट्रॉली जाता है वो लोग वहाँ पर मैं पुजारा रोक के उसको खाना प्रोवाइड हो जाता था। वहाँ से उठा के उसको वहाँ से बदबू आता करके शिफ्ट करे, उसको वहाँ से शिफ्ट करे डायलिसिस के सेक्शन में, डायलिसिस वार्ड के सामने में शिफ्ट करे। तो वहाँ कुछ दिन पड़े रहने के बाद में वहाँ से भी इसको पर कंप्लेंट आता है, उसको आके कुछ ना कुछ टॉन करते हटाइए जाइए यहाँ से, इसको लेके जाइए, बदबू आता है। वो बेचारा 4 तारीख का रात को शाम में 6 बजे वो रेंगता हुआ कोई व्हीलचेयर में लेके आया। हम लोग को स्टेटमेंट मेडिकल से दिया गया कि व्हीलचेयर में लेके आए, ये गलत बात है। वो हम लोग वीडियो कैमरा देखा है, सब कुछ देखा है, सारा CCTV और लोगों से पूछा भी है। वो 4 तारीख को रेंगते आप सोचिए 6 बजे रेंगना शुरू किया है, वो 10 बजे पहुंचा है, 9:30 बजे पहुंचा है OPD। तो बताइए कितना तकलीफ से आया हुआ। वो आस्ते थोड़ा देर चलता है, उसका पैर में दर्द चल नहीं पाता, वो रेंगते आके कभी आके थोड़ा देर चलता है, फिर रेंगता फिर आगे रुक जाता है। उसका कैमरा में भी गिरेगा। उसके बाद उसको उठा के वहाँ से सबसे बड़ा गलती, उसको उठा के ऐसा जगह में शिफ्ट किया, मर्चुरी के सामने में सीढ़ी में बैठा दिया ले जाके, मर्चुरी के सामने सीढ़ी में, जहाँ पे ना तो शेड है, ना खाने का कोई इंतजाम, ना पानी का इंतजाम। उस बेचारे को वहाँ शिफ्ट कर दिया। मुझे रात को खबर आया 10 बजे, मैं गया, वो पुलिस वाला ड्यूटी में था जैनुद्दीन, मैं उसके साथ गया, जाकर उससे बात किया। तब भी मैंने उससे पूछा खाना क्या है सर, मैंने नहीं खाया। ठीक है मैम, ठीक है अभी रात हो गया 10 बज गया और बाज़ार में जाने से तो आपको मैदा पराठा मिलेगा, तो शुगर पेशेंट दे नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है आज एक रात एडजस्ट कीजिए, कल सुबह देखते हैं आपके लिए। उसके बाद अगले दिन मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो हमारा भी जान पहचान वाले 2 का डेथ हो गया। मैं वो दिन 1-2 दिन मैं टाइम नहीं दे पाया। उसके बाद मैं देखने के लिए गया, वहाँ नहीं दिखाई दी, तो मैं वार्ड में शिफ्ट कर दिएंगे। वो बेचारा बारिश हवा तूफान की वजह से वो पीछे उसको जहाँ पर मेरी सिलेंडर रिफिल होता वहाँ चले गया। हम आपको ये गारंटी से बोल रहे हैं कि उसको खाना पानी नहीं मिला, वो बेचारा भूख से मर गया। उसका फोटोग्राफ मेरे पास, अगर आप फोटो देखेंगे, आप लोग को देखना चाहिए तो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, इतना बुरे हालत में फ़ोटो है। पूरा बदन में मैगेट है, पूरा बदन में कीड़ा है। अब बताइए इतना मेडिकल में इतना स्टाफ है, इतना सिक्योरिटी है, सब कुछ रहने के बाद में क्या आप लोगों को पता नहीं चला कि एक पेशेंट है, उसके बारे में आप लोगों ने पता नहीं किया? उसके बारे में पता क्या होता तो अभी क्या हो गया, अभी डेथ हो गया। अब इसका डेड बॉडी मर्चुरी में पड़ा हुआ, आईसीयू में रखा हुआ है। अभी मैं DC सर के पास में परसों भी गया था, मेरे साथ में सब गए थे। मैं DC सर को बताया था कि मुझे उनके बारे में इंक्वायरी कराना, उसका लेटर भी मेरे पास में, आप लोगों को जिसका कॉपी चाहिए मैं आपको दे देखिए, मेरे को डेथ इंक्वायरी चाहिए करके मैंने उनको लिखा हुआ। तो बोले कि अभी इसका कैसा इंक्वायरी अभी पता नहीं चल रहा है, हम लोग को पहले इसका पोस्टमार्टम PM करना है। पोस्टमार्टम करने के बाद में, पोस्टमार्टम करने के लिए भी एक नया रूल है कि उनका घर वाला होना ज़रूरी है। उनका घर वाले क्या है उसका लिंक पता है, साइन करना है उसमें। तो वो अभी PM करना है। कल पुलिस वाले थाना की तरफ से भी लोग आए थे, सबको इंक्वायरी हो गई, जगह जगह मुझे बुलाया गया था। सारे जगह जहाँ पर बैठा हुआ था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से डेड बॉडी मिला, सब दिखाने के बाद में, सारा लोकेशन लिखने के बाद में उसका आज हो सकता है कि आज हो जाए तो कल हो जाए, इसका PM पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करने का बात है। दिलीप देवनाथ का जो है वो तो डेड बॉडी में पड़ा हुआ। अब मेरा बोलना यह है कि अभी भी मेडिकल में 4 पेशेंट हैं, अभी भी मेडिकल में 4 पेशेंट हैं, जिनका नाम है अहमद जो पहले से एडमिट है, दूसरा है राजा राव
जो आईसीयू के सामने आप जब भी जाएंगे आपको मिल जाएगा बैठा हुआ, ठीक है, मैगेट पेशेंट है। तीसरे नंबर में है रंगा राव, जो मोर देन 70 ईयर्स उसका एज हो गया, वो न्यू मेडिकल 2 में पड़ा हुआ, उसको भी देख रेख करने वाला हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना कपड़ा का। आप जाके देखेंगे कि बिना कपड़ा का उसको एक हगीज बना के उसके ऊपर में चादर ओढ़ के रखा हुआ पड़ा हुआ है। चौथा नंबर में गणेशन नाम का आदमी है, उसका पैर में भी मैगेट है। अब उसका ड्रेसिंग करके उसको पीछे वेटिंग हॉल बैठा दिया, और वेटिंग हॉल के पास में वही खाना मिलता, वही खाना लेके साथ। कल जाके मैंने उसको समझाया कि आपका घर है, बोला सर घर है, कहाँ पर है, बोला मक्का पहाड़ में। घर में कोई, यहाँ मेरा वाइफ है, बोले मेरे बुढ़ी है करके उसका लैंग्वेज है। तो हम उसको एक रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ रहने से बेहतर है आप वहाँ चले जाइए। सर कमाने का खाने का तो हम लोग वो नीचे जो टॉयलेट है पब्लिक टॉयलेट उसमें वो ड्यूटी करता है, जो पैसे लेके जो बाथरूम में जो है ना पे एंड यूज सैलून उसमें वो सामने ड्यूटी करता है। तो उसको हमने ये कहा कि आप कुछ दिन के लिए चले जाइए, आपको ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ चले जाइए, आपका जब ठीक हो जाएगा तो आप वापस आ जाइए, नहीं काम मिलेगा तो हम लोग आपके लिए कोई काम प्रोवाइड करेंगे। सर हम क्या खाएगा, ठीक है हम आप चाहिए। और मक्का पड़ जाएंगे तो बगल में जो मेडिकल है तो मेडिकल में डॉक्टर को बोल के आप एक दिन का छोड़ के एक दिन का ड्रेसिंग का हम अरेंजमेंट करवा देंगे, इनको ये बोला गया। तो अभी हमारा बोलने का मतलब ये है कि ये 4 पेशेंट है, तो सीधा बात है, ये 4 पेशेंट के बारे में आप लोगों को डिटेल बता दिया। अब हम आपको ये बताता है 2 का डेथ भी हो गया। मेडिकल में एक वार्ड बनाया है जिसको बोलते हैं आइसोलेशन वार्ड। ये आइसोलेशन वार्ड जिनमें ऐसे पेशेंट को जो इन्फेक्टेड है, जिनको वो है, उनको वहाँ पर में शिफ्ट करने के लिए वो आइसोलेशन वार्ड के अंदर में 6 वार्ड है, मतलब वो बिल्डिंग के अंदर में 6 वार्ड है, 6 ब्लॉक्स है, मतलब मान लीजिए 6 ब्लॉक्स है, उसके अंदर अब वो पूरा इसको लेडीज़ ब्लॉक बना दिया। अब जब आप लोगों के पास में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बाहर में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आपका स्टाफ नर्स लोग परेशान है, आपका सफाई वाला परेशान है, डॉक्टर्स परेशान है, तो ये आइसोलेशन वार्ड के अंदर में एक रूम के अंदर जिसके अंदर में एक 8 बेड 6 बेड का भी रूम है, तो ये पेशेंट को आप उसमें क्यों नहीं शिफ्ट कर देंगे? अगर आप उसमें शिफ्ट कर देंगे, स्टाफ नर्स ड्यूटी में रहता है वो वार्ड में, ऊपर भी स्टाफ नर्स ड्यूटी में है, नीचे भी स्टाफ नर्स ड्यूटी में है, वो स्टाफ नर्स देख लेगा, सफाई वाला है, ड्रेसिंग करने वाला है, सब देख लेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप मेडिकल को, मैं हेल्थ सेक्रेटरी सर को, डीसी सर को, डायरेक्टर हेल्थ और डायरेक्टर एम्स का बता दीजिए, छोड़ दीजिए, एक ही है चल रहा है। मैं आप सबको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये पेशेंट को बचा लीजिए। बहुत बुरी हालत में ये पेशेंट, इतना बुरी हालत में जाने से, उनका मुँह देखने से ना, उनका फेस देखने से, वो ऐसे करके हम लोग को एकदम क्या नज़र से देखते हैं, हम लोग को बहुत ख़राब लगता है। तो हम लोग मजबूर हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहा ना, तो हम लोग एडमिशन को गुहार लगा के थक गए कि सर इनका बारे में कुछ सोचिए, कोई सोचने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ सारे जितने भी ऑफिसर जो मेलैंड से आते हैं, जो जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनके बारे में आप ज़रा सोचिए, उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कीजिए। दूसरा सबसे मेन बात है, मैं आज मेडिकल के कुछ पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। दूसरा जो है, अंडमान में रिहैब का बात करते हैं। अंडमान में डी एडिक्शन का जो है, गांजा सिगरेट शराब का वजह से नशा में काफ़ी लोग एडमिट, काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं, बहुत लोग जो है घूमते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं। हम लोग अंडमान में एक वार्ड है जिसका नाम है मेंटल वार्ड, आप लोगों ने सुना होगा मेंटल वार्ड। ऑल ओवर इंडिया में मेंटल वार्ड कहीं नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह में उसको नाम रखे रिहैब सेंटर, रिहैबिलिटेशन वार्ड। तो क्यों ना ये वार्ड का नाम चेंज कर दें, मेंटल वार्ड से हट के रिहैब सेंटर कर दें, कि उसके अंदर में काउंसलर्स तो हैं, मेडिकल स्टाफ तो है, बहुत सारे अच्छा फैमिली के लोग जो हैं वो यहाँ ट्रीटमेंट कराने नहीं चाहते, शर्म के मारे। इसलिए शर्म के मारे कि मेरा बेटा मेंटल वार्ड में एडमिट है, मालूम होगा तो हमारा बेइज्जती होगा। तो यही चीज़ अगर रिहैब सेंटर हो जाएगा तो उनको भी लगेगा कि हाँ रिहैब सेंटर में है, काउंसलर्स है, देख रहे हैं, तो हो जाएगा। मेडिकल में काउंसलर्स की कमी नहीं है, आई में है, ब्लड में है, सब जगह वहाँ भी काउंसलर्स है, तो काउंसलर आएगा काउंसलिंग। रिहैब में क्या करना, आपको काउंसलिंग करना, उनके साथ बैठ के बात करना, उनको समझाना, यही तो कर सकते हैं, और उसका बाद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो है ब्लड बैंक। मैं प्रेसिडेंट भी हूँ ब्लड बैंक का, अंडमान निकोबार आइलैंड का, ब्लड डोनेशन का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ब्लड में मेडिकल का ये हालत है, ब्लड का इतना ज़्यादा शॉर्टेज है कि आपको बता नहीं सकता। सुबह 5 बजे से कंटिन्यू आपको 11 साढ़े 11 तक कंटिन्यू कॉल, अभी भी मेरे को कॉल आ रहा है, AB पॉजिटिव, ABA पॉजिटिव बच्चे के लिए कॉल आ रहा है, AB पॉजिटिव के लिए कॉल आ रहा है। तो मेन जो प्रॉब्लम है लैब का, लैब और ब्लड बैंक का। ब्लड बैंक भी अभी जो है ANMs को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। लैब ब्लड बैंक में स्टाफ इतना शॉर्टेज है, अगर मान लीजिए कि कोई काम होगा तो ब्लड बैंक में स्टाफ नहीं, तो वो स्टाफ को हम लोग अभी DC सर के पास में गए थे, तो DC सर ने बताया था कि हम लोग के पास में 3 स्टाफ हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को हम लोग 2 स्टाफ देगा। लेकिन वहाँ से हम लोगों को सिर्फ 1 ही स्टाफ मिला है, बाकी 2 स्टाफ है। लाल सर जो हम लोग का TB का जो उनको वो दे दिया, 11 चरणों में दिया, 11 का डिवीजन में, जो अच्छा बात है, वो आज मिल गया। लेकिन मैं चाहता हूँ, आप लोग इतने बच्चे घूम रहे हैं अंडमान में,
उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, उनको लीव वैकेंसी में अपॉइंट करके डालिए ना आप लोगों ने, तो कम से कम इनका थोड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा। लैब में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, आप आके आप लोग अगर आप चाहिए उनसे आप लोग एक बार चक्कर मार लीजिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड, डेली के डेली 12 से 13 बोतल रिक्वायरमेंट ब्लड आता है हम लोग के पास में। मैं है मेरे पास, फिर हम लोग जो राशन रशीद फाउंडेशन है, जो भी ब्लड जो हम लोग चलाते हैं सबके पास आता है। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग का ऐसा है, हम लोग का वही छोटा ग्रुप है, तो हम लोग कोशिश करते हैं और आपको बता देते हैं कि एक आदमी का ब्लड अरेंजमेंट करने के लिए हम लोगों को कम से कम एक यूनिट अरेंजमेंट करें, हम लोग को कम से कम 5 से 10 लोगों को कॉल करना पड़ता है कि भाई मैं तो कभी कुछ दिन पहले दिया है, मैं मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ घुआ करके तो बता दो कुछ। तो आप बताइए हम लोग को 10 से 12 बोतल अरेंजमेंट करने के लिए कितना लोगों को फ़ोन करना पड़ता है। ये सुबह का ये 2 घंटा हमारा ये चले जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि एड्स कंट्रोल के पास में आपके पास में स्टाफ है, पूरा ऑफिस भरा हुआ स्टाफ, तो क्यों ना एक अवेयरनेस काम करा रहे। इसके लिए आप लोगों को फंड भी मिलता है, एक अवेयरनेस काम कराइए जिसके बारे में आप लोगों को बताइए। गली गली में जाके आप मोबाइल वैन लेके जाइए, गली गली में जाकर प्रचार कीजिए, बताइए कि इनका वजह से होता है। दूसरा क्या है कि मेडिकल में ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, तो जैसे ही ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है तो पेशेंट्स क्या करता है, स्लिप लेके सीधा ब्लड बैंक भागता है। तो वो ये नहीं सोचता कि मेरा हमको चाहिए भी पॉजिटिव, तो ये नहीं सोचता कि मेरा फैमिली मेम्बर पहले देख ले, मेरा फैमिली, मेरा घर, मेरा आस पड़ोस, मेरा एरिया। उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनको पहले अपने एरिया में देखें। अगर उनको वहाँ से प्रोवाइड नहीं होता है, वहाँ से उनको हेल्प नहीं होता, तब वो हमारे पास कॉन्टैक्ट करें कि हमारे पास पहले से इतना बर्डन रहता है, उसके ऊपर में और कंटिन्यू फ़ोन आने से हम लोग कहाँ से सबको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम आप लोग से करना चाहते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 साल से ऊपर हो गए, 2022 या 3 साल लगभग होने को आ गया। मेडिकल में एक ATM फैसिलिटीज़ को लेके ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जाइए, हर मेडिकल में ATM है। जो फार फ्लंग एरिया जैसे डिगलीपुर, माया मंदिर या जो हार्डवे वगैरह से आते हैं, काफ़ी लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, और उनके जो पेशेंट जो रेफ़र होकर आता है उनके साथ में सिर्फ एक ही अटेंडर होता है। अब वो पेशेंट अपना अटेंडर देखेगा, बाहर जाके ATM से पैसे निकाल के, बाजार जाके ATM से पैसे निकाल के ला के बहुत करने के बाद में ये कंप्लेंट आया था मेरे पास 2022 को 2 जून का, जिसके लिए मैंने लेटर थोड़ा फट गया है, देख लीजिए। 2 जून को आया था, जिसका कंप्लेंट आया था कि एक बच्ची है जो बहुत कम एज की बच्ची है। ये बच्ची अपने माँ को लेके आई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसका फादर का डेथ हो गया था, लेके आई थी। जब पेशेंट को एडमिट किया तो बच्ची के पास पैसा नहीं था। बच्ची एक ऑटो में बैठ के बाज़ार गई। अब बताइए, आप खुद बताइए, वहाँ से मेडिकल से बाज़ार मतलब से स्टेट बैंक का ATM, वहाँ से पैसा विड्रॉ करती है, बाहर आके 5-10 मिनट के अंदर में जो शॉपिंग करना, जो बेकरी आइटम लेना, जूस लेना, वो लेके मेडिकल आती है। आप बताइए आपके हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए? 100 रुपया, 150 रुपया? उस बच्चे से 250 रुपये चार्ज किए, 250 रुपये चार्ज किए। यही चार्ज नहीं किया, पैसा चार्ज नहीं किया, उस बच्ची के साथ में उसने गलत बर्ताव भी किया। तुम्हारा औकात, तुम लोगों का औकात नहीं है ऑटो में बैठने का, बस में घूमो। वो बच्ची पैसे देके, सर अंकल आप इतना बात मत कीजिए, आप पैसे चाहिए आप पैसे लीजिए बोल के बच्ची जाकर रोना शुरू कर। मुझे कंप्लेंट आया, पुलिस वाले कंप्लेंट किया, मैं जाके उस बच्ची से पूछा, बहुत रिक्वेस्ट करने, नंबर आपने देखा तो कुछ बताना नहीं चाहती। नहीं अंकल, मैं यहाँ ट्रीटमेंट कराने, मैं सब पंगाबाजी में फंसना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको सीधे बता दी, मैं से 250 रुपये डिमांड किया, मैंने 250 रुपये दे दिया। मुझे यहाँ मैं ट्रीटमेंट कराने है, मैं इस सब चीज़ में नहीं आना चाहती, प्लीज़ बोल के चले गए। चलो ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, हॉस्पिटल इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है, उसके अंदर आप एक छोटा सा ATM आप लोग इंस्टॉल नहीं करना चाहते। MS के पास भी किया, उनके पास बोल रहे हैं ATM तो है बाहर DHS ऑफिस के। अब पेशेंट, आप अटेंडर अपना पेशेंट को छोड़ के ATM DHS ऑफिस जाएगा पेशेंट पैसा निकालने का? बताइए ना मेरे को। मेडिकल के अंदर में रहेगा, और वो ज़्यादा पैसे वाले लोग भी नहीं रहते, जिनका पास ATM रहता वो रहता। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, एक 100 रुपया 200 रुपया डिनोमिनेशन का अगर आप लोग एक ATM लगाते थे, मनी जो निकलेगा, तो गरीब लोग जिसके पास में 400-500 रुपये है, वो पैसा उससे निकाल के अपना जो है रोज़मर्रा का जो चीज़ लेना वो ले सकते हैं। तो मैं DHS मैडम और हेल्थ सेक्रेटरी सर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उन बाहर से आने वाले लोगों के बारे में सोचिए, एक ATM लगा दीजिए, छोटा सा जगह रहे, आप कोई जगह भी एक इंस्टॉल करा दीजिए। बैंक को बोलने से लोग आके 2 दिन में लगा के चले जाएंगे, इससे काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उनका पास में छोटा फ़ोन है, UPI नहीं कर सकते, जो पैसा लेके आते हो किसी और को कार्ड दे के भेजना, वो सब चीज़ें फ्रॉड से बचने के लिए आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो कर दीजिए। और मेरे को बस इतना ही बोलना था, बाकी जो है अंशुमान जी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। यहाँ पे राजेश, संजय भाई और राकेश भाई ने जो भी कहा है इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग हमेशा से जो है
ये सब बात लेके आपके सामने आते रहे हैं और जो भी खामियां हमें नज़र आती है हम आपके सामने आके बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ये आपका शॉर्टेज ऑफ स्टाफ्स, उसके बाद जो है नेग्लिजेंसी इन ट्रीटमेंट पार्ट जो होता है हॉस्पिटल्स का। लेकिन ये सबके बीच में मैं एक बात आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि हमारे हेल्थ सेक्टर का जो भी कंडीशन है, हेल्थ सेक्टर का इक्विपमेंट्स लेके बात करें, हेल्थ सेक्टर का डॉक्टर्स के कमी को लेके बात करें, या फिर कोई भी स्टाफ रिक्रूटमेंट लेके बात करें, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट का ख़राब होने के कारण उसको ठीक करने या फिर नया प्लेसमेंट के लिए मशीनरीज़ लाने का बात करें, ये सारा जो तार है ये सबका ये कहीं ना कहीं आपका एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ रहता है। हमें ये भी पता चला है कि यहाँ के जो मतलब कंसर्न्ड ऑफिसर्स है, जिन लोग परमिशन के लिए या फिर ग्रांट के लिए जो है फॉर एग्जांपल आपका अगर स्टाफ रिक्रूटमेंट करना है, उसका इंटरव्यूज़ के लिए जो अप्रूवल्स चाहिए, उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद जो भी कार्रवाई होता है उसके लिए अप्रूवल्स चाहिए, उसके बाद जो सेलेक्ट हो जाता है कैंडिडेट उनको अपॉइंट करने के लिए भी अप्रूवल्स चाहिए। ये सारे अप्रूवल्स के लिए उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के टेबल पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्या किन के सामने में, जो दैनिक्स हो गया, जो IAS ऑफिसर्स हो गया, जो सेक्रेटरीज़ हो गए, यहाँ तक कि हमारे LG साहब के टेबल में भी काफ़ी सारा फाइल्स ऐसा हॉस्पिटल रिलेटेड पड़ा हुआ है जिसका अभी तक कोई रिप्लाई आया ही नहीं है। हमारे पास पुख्ता सबूत है। अब इसके लिए हमें जो भी स्टेप्स लेना पड़ेगा हम लोग ऑलरेडी लेना शुरू कर दिए हैं। देखते हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वॉल जैसा है जिसको हमें कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल के तोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे आइलैंडर्स के लिए जो डे टू डे लाइफ में आइलैंडर्स झेल रहे हैं ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। चाहे हम लोग कितना भी प्रेस मीट कर लें, चाहे हम लोग कितना भी बोल लें, चाहे कितना CIDs बोल लें, चाहे कितना पुलिस अपना काम कर लें, अल्टीमेटली मरना झेलना नॉर्मल पब्लिक को ही है। चाहे वो हॉस्पिटल सेक्टर हो, चाहे वो सोसाइटी के और कोई फैसिलिटीज़, पानी, सड़क, हाँ बिजली, ये सब के बारे में हो, वो उन्हीं लोग झेलते रहेंगे। बाकी सब जो है अपना क्या बोलेंगे, अपना रोल निभाते रहेंगे, जो रोल दिया गया है एक्टर्स के जैसे। बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इंसानियत के नाते जो एक्चुअल में करने से सॉल्व होगा वो हमको नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा नौबत ना लाएं कि आज 3-4 लोग चिल्ला रहे हैं, 10-15 लोग चिल्ला रहे हैं, कल को ऐसा ना हो पूरा पब्लिक आके चिल्लाने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, या फिर ऐसा एक माहौल यहाँ पे क्रिएट हो जाए परेशानी से कि आपको और इज्जत ना दे कोई। आपका गरिमा, आपका पोस्ट, आपका जो भी क्वालिफिकेशंस या डेजिग्नेशन है उसका हम आइलैंडर्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक डेवलप्ड सोसाइटी के लिए आप जैसे लोगों का वरदान या आप जैसे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ऊपर में रहता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो भी खामियां आपको हमें नज़र आता है हम झेलते हैं, नज़र छोड़ दीजिए, हम लोग झेलते हैं। और आपको जो पता चलता है उसमें कम से कम कुछ सकारात्मक वे से काम करिए, ताकि देखिए हमें तो पता है कि आप जैसे लोग यहाँ पे आके ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके वजह से नॉर्मल पब्लिक झेल रहे हैं। बीच का बात हटाइए, ये परमिशन, फॉरेस्ट परमिशन, ये वो सब छोड़ दीजिए। अल्टीमेट बात ये है कि कितने साल झेलेंगे आप अगर इतने क्वालिफाइड है, इतने नॉलेजेबल है, या वो पोस्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो चेयर का, तो आप बता दीजिए ना कितने टाइम में आपको परमिशन मिलेगा, कितने टाइम में ये मशीनरीज आएगा, कितने टाइम में हॉस्पिटल का जो कंडीशन है वो ठीक होगा, कितने टाइम में जो है स्टाफ रिक्रूटमेंट फाइनली होगा, कितने टाइम में गैरेचरमा हॉस्पिटल जो है जैसा आप लोग वादा करके आए हैं हमेशा से पब्लिक के सामने में कि वो 6 महीने में, 8 महीने में और कुछ दिन में ठीक हो से मतलब हैंडओवर कर देंगे DHS को या हेल्थ सेक्टर को, वो शुरू हो जाए। कब होगा? कितना जुमला रहेगा, कितना झूठ, कितना बनावटी बात सुन के हम लोग ऐसा हर दिन जीते रहेंगे।
आज इसके बारे में थोड़ा बोल दिया तो वो नाराज़ हो गया, वो कंप्लेन कर दिया। हम लोग क्या आपस में ही तू मैं करते रहेंगे? अल्टीमेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं होगा। हमारे डायरेक्टर लेवल, हमारे आला ऑफिसर्स जो आपके डिपार्टमेंट्स में बैठते हैं, दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड दे आर डिटरमाइंड। बट आप जैसे आला ऑफिसर्स जो कि सेक्रेटरीज और दैनिक्स और आईएएस लेवल के जो लोग हैं, उन्हीं लोग जो है इनके हाथ बांध देते हैं। ये सब चीज़ हमें सोचना पड़ेगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल टुगेदर, अभी जो नया सीएस साहब आए हैं, मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, सर यहाँ पे जो है जो भी प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द टेबल में ही रखा हुआ है। ये मेरा आइलैंडर्स की तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। जो वाकई में आइलैंडर्स को ज़रूरत है वो फाइल निकाल के उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या हुआ है, कौन क्या किया है, जिसका वजह से इतना डिले हुआ है, इतना काम करने में जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ को नया चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे रिक्वेस्ट रहेगा हमारे सबके तरफ से, मैं सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी इश्यूज़ पेंडिंग है, स्टाफ इश्यूज़ बोलिए, टीचर्स का इश्यूज़ बोलिए, पानी का इश्यूज़ बोलिए, खास करके प्रायोरिटी में जो है हेल्थ सेक्टर को लेके जो इश्यूज़ है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करिए। बहुत इनोसेंट लाइफ जो है बच जाएगा, और बहुत इनोसेंट लाइफ के साथ में बहुत इनोसेंट या फिर सामने ना आ पा रहे हैं फैमिलीज़ भी जो है जी पाएंगे। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपका जो ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप्स है वो कुछ सकारात्मक वे में अंडमान को लेके सोचे, वरना कोई पॉलिटिशियन, वरना कोई डायरेक्टर्स, वरना कोई चीफ जो रहते हैं डिपार्टमेंटल, उन लोग से कुछ नहीं हो पाएगा। उन लोगों का सोच सही है, उन लोगों का तरीका सही है। आपके टेबल में रिक्वेजिशंस जाता है, अप्रूवल लेटर्स जाता है, आप 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना वो सब फाइल्स को दबा के रख देते हो। सर कहाँ से डेवलपमेंट होगा? अभी जो आवाज़ है, क्या पब्लिक आपके खिलाफ में आवाज़ उठाना शुरू करें? ये सब सही नहीं लगता है। खास करके एलजी साहब से भी हमारा विनम्र रिक्वेस्ट है, इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग रिक्वेस्ट मोड में आके आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। हम लोग मान लिए, चलिए आप ही कर सकते हैं, करिए ना, करके ख़त्म करिए ना। और कितना रुलाएंगे, कितना तरसाएंगे? बोलिए, ख़त्म करिए ये सब बात। जो भी अप्रूवल्स है, जैसे कि एमएस से भी बहुत सारा स्टाफ रिक्रूटमेंट का रिक्वेस्ट गया हुआ है शायद आपके पास में, हेल्थ सेक्रेटरी के पास में और एलजी के पास में। ये सारा फटाफट जो है आप अप्रूवल करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक जाएगा, स्टाफ्स आएगा, मशीनरीज आएगा। आप हमें सिटी स्कैन, आप अल्ट्रासाउंड मशीन, एमआरआई मशीन्स जो है वो आप कितने महीने से आप कर रहे हो? जब टेंडर के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑल्टरनेटिव तरीका निकालिए ना, आपके पास तो सब कुछ है। गलत हरकत करने के लिए आपके पास 100 रिपोर्ट्स या फिर अमेंडमेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे। सकारात्मक वे में जो बेनिफिशियरी है आपका नॉर्मल पब्लिक, उसके लिए काम करने के लिए आप ऑर्डर्स निकालिए, रूल्स बनाइए ना, एक पॉजिटिव वाइब लाइए ना अंडमान के पब्लिक के बीच में। ये आप ही ला सकते हो। एक चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एक पॉजिटिव वे में, जो है आप अपना फाइल्स, अपना जो काम है उसको करिए, और हम यहाँ में पब्लिक के साथ में खड़े होकर हम ज़रूर बोलेंगे कि हाँ फलाना काम हुआ है, फलाना तरीके से हुआ है और बहुत बढ़िया हुआ है। जो है ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पे हमारे जीवी पंत हॉस्पिटल में खास करके कुछ मतलब गरीब फैमिली के जो लेडीज़ लोग हैं, उन लोग अटेंडर्स का काम करते हैं, या कोई फैमिली ऐसा है जिनका फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उन लोग कोई कारणवश या घर पे कुछ काम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण अपने पेशेंट के साथ रह नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो है हमारे जीवी पंत हॉस्पिटल में 1-2 ग्रुप है जिन लोग अटेंडर्स का जो है फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं। 3 लोग हैं। तो इसमें से
इन लोगों को इन लोग बहुत वाइटल काम करते हैं और जिन लोग गलत करते हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। हमने इसका भी एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को जो है प्रोटेक्ट करें और इनके लिए जो है जो भी मतलब हम लोग कर सकते हैं एज ए NGOs या एज ए सोशल वर्कर, कि ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में एक फैसिलिटी मिलना, एक जगह मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ भी कारण जो है इनको तुरंत बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि इन लोग जो है कोई ख़ास डिमांड नहीं करते हैं। इन लोग एक छोटा सा एक जगह जो है उन लोग देखते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और कम से कम हज़ारों लोगों का अटेंडर्स के लिए जो कमियां हैं उसको पूरा करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो इतने गरीब है कि यहीं के रोज़गार से जो है वो अपना बच्चों को पालते हैं। बहुत लेडीज़ ऐसे हैं जिनका हस्बैंड्स नहीं है, जो सिंगल मदर चाइल्ड जो है काम करते हैं। तो ऐसे लोगों जो है ज़्यादातर जो है ये अटेंडर्स का काम करते हैं और उन लोग बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में ये सब करते हैं। तो इनके साथ जो है थोड़ा नरमी बरता जाए, थोड़ा इज्जत इनको भी दिया जाए। और दूसरा बात मैं ये बोलूँगा, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ये सारे माहौल क्रिएट होने के वजह से, कि एनिम्स के जो लोग हैं और DHS के जो लोग हैं, ये आपस में एक तालमेल बना के चले। इसमें ईगो का प्रॉब्लम हम देखे हैं। इसमें हम लोग ईर्ष्या और जो है घमंड का जो है हम लोग एक माहौल देखे हैं, जिसका वजह से छोटा इश्यूज़ भी बहुत बड़ा हो जाता है। और ये इश्यूज़ जो बड़ा हो जाता है, ये मैं डॉक्टर्स या स्टाफ्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नॉर्मल पेशेंट के बारे में बोल रहा हूँ। आप लोगों के बीच का बात से लेके जो है 99% प्रॉब्लम्स जो है नॉर्मल पेशेंट्स जो पब्लिक है वो झेल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपसी जो तालमेल है ये पेशेंट्स के साथ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना किया जाए। ये आप लोगों का पर्सनल जो इश्यूज़ है ये चार दीवारी के अंदर में लोगों के बीच में सॉल्व किया जाए, ना कि पेशेंट के सामने में या पेशेंट का ट्रीटमेंट को लेके कोई भी नेग्लिजेंसीज बोथ साइड से आए। ये नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा कंप्लेंट्स आएगा तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे। इस बार हमारे पास प्रूफ भी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन हम लोग पॉइंट आउट करके बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपसी तालमेल आप लोग मिला के चले, तो मेरा ख्याल से 40 to 50% इश्यूज सॉल्व हो जाएगा, 70% सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे तालमेल बना के चले। और एक इश्यूज़ है, जैसे कि हाँ, हम लोग जो है 20 तारीख को जो है हमारे DC साहब के पास गए थे कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स का जो रिक्रूटमेंट इश्यूज़ को लेके जो है हम बात करने गए थे। हाँ, तो कुछ पेशेंट्स को लेके भी, जैसे कि संजय भाई ने कहा है कि अनआइडेंटिफाइड या अननोन पेशेंट्स जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में कुछ हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में सोचे। तो DC सर के पास गए थे, तो उनका एक रिप्लाई आया है जिसमें खास करके आपका जो है सोशल फेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आपका जो है पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब के बारे में जो है बोला गया है कि ये डिपार्टमेंट्स में थोड़ा बहुत काम वगैरह होता है। एक्चुअली तो DC साहब की तरफ से एक लेटर हमारे पास भी आया है, जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स को बोला गया था कि रेक्टिफाई करें, जो भी RR है, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या जो भी रिक्वायरमेंट वो डिपार्टमेंट का ज़रूरत है, उसको जल्द से जल्द पूरा करे और उनको एक रिपोर्ट सौंपा जाए, जिसमें कि आपका पुलिस, सोशल वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, एनिम्स, DHS, SBI बैंक, ठीक है। उसके बाद DC ऑफिस के खुद के जो अकाउंट ऑफिसर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो ऑलमोस्ट सब तरफ से जो है काम हो रहा है। सिर्फ DHS और एनिम्स का जो काम है उसमें अभी भी जो है स्लो काम जो है नज़र आ रहा है और फॉलोअप नहीं हो रहा है। और इनको जो है जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगा जाता है उसमें या तो डिले करना या फिर उनको अपने तरीके से बना के रिपोर्ट देना, ये सब का बात भी हायर ऑफिशियल से हमारे पास आ रहा है। तो एनिम्स और DHS से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी DC साहब के लेटर्स में मांगे गए हैं, जो भी रेक्टिफिकेशन के लिए मांगे गए हैं, वो सब तुरंत से तुरंत करके जो है उनको एक रिप्लाई दिए जाए। थैंक यू सो मच। AI कशिश सूट सेंटर फैशन प्रेमी तैयार हो जाएं। खरीदारी के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है। AI कशिश सूट सेंटर बाजार में स्थित गणेश मंदिर के सामने, श्री विजयपुरम, पारंपरिक शान से लेकर
आधुनिक ठाठ तक, हमारे पास सब कुछ है। हर अवसर के लिए कपड़ों की हमारी विस्तृत श्रृंखला देखें। पार्टी वियर ड्रेस कुर्तियां, क्रॉप टॉप और कढ़ाई, और हाथ से बने कुर्ती सेट, एक दुल्हन एक शानदार साड़ी का जोड़ा और लहंगा चुन्नी पहनती हुई, ट्रेंडी मॉम जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स और कार्गो पैंट। चाहे पार्टी वियर, एथनिक शान हो या कैजुअल कंफर्ट, AI कशिश सूट सेंटर आपके लिए है। तो इंतजार क्यों, आज ही हमसे मिले। AI कशिश सूट सेंटर। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।